नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका जलवा है पूरे केमिस्ट्री में, और आपने भी इतने चैप्टर्स पढ़े होंगे, नाम सुना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आज उसके बारे में सीखेंगे। पहले थोड़ा सा एंट्रोपी का पार्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और जो नया पढ़ना है उसको पढ़ लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस छोटा सा स्टेटमेंट होता है, उसको भी देख के सीख लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों से उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और दिया हुआ काम कर रहे होंगे, चाहे वो डीपीपी का काम होगा, चाहे वो पीवाईक्यू का काम होगा, चाहे वो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हो, और ईमानदारी से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि जो अभी टेस्ट हुआ था संडे को, उसमें उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 700 के पास थे, एक बच्चा शायद 700 पाया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अच्छा रिजल्ट लाते हो टेस्ट में और बताते हो अपने टीचरों को सर बढ़िया कर रहे हैं, बस सिली मिस्टेक हो गए सर, नहीं पूरा नंबर आते, तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। आप लोग भी टेस्ट दीजिए और बताइए कि क्या चल रहा है टेस्ट में और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। तो दोस्तों मैं विश्वास रखता हूं कि, विश्वास रखता नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो मेन मोटो हमारा है कि तुम्हारा सिलेक्शन। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि तुम मुझसे खुश हो जाओ और मुझे याद करो, नहीं, मेरा मेन मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन होगा पढ़ने से, आपका सिलेक्शन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, आपका सिलेक्शन होगा टेस्ट देने से। क्योंकि बेटा अभी गिन के 140 दिन के आसपास बचे हैं, और 140 दिन के आसपास जो बचे हुए टाइम में हैं, अगर बेटा तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत मेहनत नहीं करते हो ना, तो बहुत तकलीफ आने वाली है। चलिए बीच बीच में मैं बातें करता रहूंगा, फिलहाल अभी तो मैं चलता हूं आगे। और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि पेन पेपर जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे वीडियो देखना अच्छा थोड़ी लगता है यार। मतलब सोचिए आप भी ना कि यार वीडियो सिर्फ देख रहे हो आप। चलिए भाई शुरू करते हैं। गोल क्या होगा देख लो, ताकि तुमको भी आइडिया लगता रहे। गोल तो गोल ही है बेटा, चाहे यहां का गोल हो, चाहे आपका गोल हो, चाहे किसी और का गोल हो। बेटा पहला टॉपिक है एंट्रोपी इन फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांसफर जो होते हैं सॉलिड लिक्विड वाले, उसमें क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसी के रिलेशन को इसमें हम दोहराएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन करते हैं। आप सभी लोगों को पता है एंट्रोपी के बारे में, बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों को पता, मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मैंने बोला था, लिखा नहीं तब लिख दे रहा हूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो दो बातें बतानी होती हैं। क्या? पहली कंडीशन होती है कि जब डेल्टा एच निगेटिव होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है भैया। दूसरी बात, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो भी क्या बोलते हैं उसे? स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ये डेल्टा टोटल होता है। बेटा इस थ्योरी में एक्सेप्शन बहुत है। जैसे डेल्टा एच बराबर निगेटिव होना मेन कारण नहीं है, मेन रीजन नहीं है। यानी कि सारी रिएक्शन में अगर आप डेल्टा एच से पता करोगे तो फाइनल नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन आएगा। सारी रिएक्शन में आप डेल्टा एच से पता करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो एक नए टर्म की एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। याद रखना, कोई आपसे पूछे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का तरीका क्या है, हिंदी में लिख दें कि मोर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है भैया। दूसरी बात लिख दें, ये डीपीपी में एक सवाल दिया है मैंने, मोर रैंडमनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोर रैंडमनेस होनी चाहिए, ठीक है भैया। लेकिन बेटा कई बार रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब भी हो जाती है जब डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है और डेल्टा एस निगेटिव आ जाता है। यानी कि ये 100% सही नहीं है। तो 100% सही क्या है? अभी एंट्री होगी इसके बाप की। इसका बाप कौन है? गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये बातें याद रखना। ये बात मैंने बोली थी कि दो रीजन है स्पॉन्टेनिटी के, एक तो रैंडमनेस का बढ़ना, दूसरा एनर्जी का रिलीज होना। एक रैंडमनेस का बढ़ना, दूसरा एनर्जी का रिलीज होना। चलो तीसरी बात बता देता हूं। बाप आएगा इसका डेल्टा जी। डेल्टा जी जो इन दोनों से मिलके बना होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से,
नहीं बताया है तो अभी बता रहा हूं, इसको गिब्स हेमहोल्ट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिब्स हेमहोल्ट इक्वेशन कहते हैं। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। कह रहा है कैसा है, हम कॉम्बिनेशन सेट कर देंगे और ये 100% ट्रू होगा। ये 100% ट्रू होगा मेरे भाई, ध्यान रखना। यानी कि कभी भी आज के बाद तुमसे कोई बोले कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो किससे बताओगे? गिब्स फ्री एनर्जी से बताओगे। किससे बताओगे? गिब्स फ्री एनर्जी से बताओगे। एंट्रोपी से नहीं बताओगे, ना ही एंथैल्पी से बताओगे। दिमाग में ये बात बैठा लो, ठीक है? बस जानते रहो कि हाँ यार क्या होता है। जानना एक अलग बात होती है, बताना एक अलग बात होता है, ठीक है ना भैया? चल अब ध्यान से समझना, एंट्रोपी के बारे में हमने पढ़ी थी थ्योरी, थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन किया था डेल्टा एस के बारे में। तो डेल्टा एस का जो इक्वेशन आया था अपने पास, वो आया था ऐसे, मैं लिख दूं तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई बी वन। या फिर डेल्टा एस का सिस्टम आया था एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। याद रखना भाइयों, ये दो इक्वेशन थे। मैंने बोला था V आएगा, सी बी आएगा तो V यूज करना है, सी बी आएगा तो क्या यूज करना है? V यूज करना है। मैंने ये भी बोला था कि अगर P आएगा तो क्या यूज करना है? CP यूज करना है। और इन दोनों इक्वेशन से मैंने 3 इक्वेशन बनाई थी। कौन सी? आज के डीपीपी में सवाल दिया मैंने, कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भाई। बोलेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका प्रेशर इतने से उतना वॉल्यूम कर, इसका प्रेशर 2 एटीएम से 5 एटीएम कर रहे हैं और मोल इतने हैं, फॉर्मूला लगा देना। अगर मेरे भाई आइसोथर्मल है तो T1 T2 को 0 कर दो, यानी कि डेल्टा एस आइसोथर्मल की अगर कोई बात करेगा तो मेरे भाई क्या इक्वेशन आने वाली है? यानी कि ऐसे लिख दो NR ln B2 बाई V1, या फिर P के टर्म में लिखना चाहो तो लिख दो NR ln P1 बाई P2। अगर मेरे भाई तुम्हें लिखना है डेल्टा एस आइसोबारिक, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक में ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। क्या लिख लेना? NCP ln T2 बाई T1 हो जाएगा। अगर मान लो डेल्टा एस आइसोकोरिक हो जाए, आइसोकोरिक हो जाए मेरे भाई, तो NCB ln T2 बाई T1 हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? चलो भाई आगे बढ़े। आप लोग सोचते होंगे कि आके सर सुबह सुबह कॉफी चाय पीते रहते हैं, क्या करें बेटा, बीबी बच्चे हैं नहीं मेरे, तो सुबह गर्म पानी पी के ब्रश वश करके कभी कभी नहा के कभी कभी बिना नहाए चला आता हूँ क्लास लेने, क्योंकि अच्छा लगता है। सुबह स्टूडियो भी खाली रहती है और सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाती तो पी लेते हैं। ठीक है, अब इतना दिन झेल लिए हो, 2-4 दिन और सही। ठीक है तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो डीपीपी के तुम्हारे 4 सवाल बनने वाले हैं भाई मेरे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना भैया? चले आगे बढ़े। क्या आपकी इजाजत है? क्या मेरे प्यारे बच्चों की इजाजत है? दोस्तों कल मैंने पूछा था आप लोगों से मोहब्बत के बारे में, तो मोहब्बत प्यार से मुझे याद आया यार कि देखो, प्यार मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत आपको अपने काम से होनी चाहिए, मोहब्बत आपको अपने मम्मी पापा से होनी चाहिए, मोहब्बत आपको अपनी पत्नी से होनी चाहिए, अपनी मासूका से होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हमारा समय स्टूडेंट लाइफ का है। अभी मोहब्बत सिर्फ हमें किससे करनी है? हमें मोहब्बत अपने किताबों से करनी है, मोहब्बत हमें अपने नीट के एग्जाम से करनी है, मोहब्बत हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करनी है। क्योंकि बेटा इस मोहब्बत में एक अलग नशा है। जब आप मोहब्बत करते हो तो आपको दिन भर पढ़ने का मन करता है। सोचो ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, जो आपका फेवरेट चैप्टर होगा या फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आप उसको बार बार पढ़ते होगे। क्यों? क्योंकि उसे आप मोहब्बत है, आपको जिसमें इंटरेस्ट होता ना उसी से मोहब्बत होती है, और जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे। तो केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। यानी कि अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। यानी कि देखो, बायोलॉजी तुम्हारी अच्छी है इसलिए तुमने मेडिकल फील्ड चूज किया है, तुम बायोलॉजी में खराब है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं भाई, फिर तो मैं कुछ नहीं बता सकता।
अगर तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है ना तो तब तुम सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पार करोगे, और तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी रहेगी तो तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। यानी कि सिलेक्शन में जो रोल है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का है, लेकिन अगर आपको रैंक लानी, देखो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं लेकिन फिजिक्स की तारीफ करता हूं, क्योंकि बाप तो फिजिक्स ही है भाई, बाप तो फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स आती नहीं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को आती होगी, तो आपको फोकस पूरा करना है कि यार बायोलॉजी में 360, केमिस्ट्री में 180, अब जाके तुम फिजिक्स का दर्द दिखाओ कि चलो फिजिक्स में कोई बात नहीं। यानी कि तुम्हारा टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो हम मिले ना मिले, आगे चल के हो सकता है कि आप लोगों की क्लासेस हो जाएं तो शायद मुलाकात ना हो। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कोई पूछे कि कितने नंबर्स बायोलॉजी में लाने हैं तो 360 नंबर का टारगेट होना चाहिए, और केमिस्ट्री में 180 नंबर का टारगेट होना चाहिए। अगर ये मिल जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 540 बन जाएंगे। अब अगर आपको फिजिक्स में रैंक लानी है, अब फिजिक्स में आप 100 ले आओगे तो 640 हो जाएगा, 150 लाओगे तो 690 हो जाएगा, 540 में 150 जोड़ोगे तो 690 हो जाएगा। अगर तुम्हें रैंक लानी है तो फिजिक्स में तुम्हें 170 लाना पड़ेगा, 170 लाओगे तो कितना हो जाएगा, 710 हो जाएगा। अब उसी हिसाब से क्राइटेरिया बना लो कि बायोलॉजी केमिस्ट्री में तो ना नुपुर करना ही नहीं है, पूरे नंबर आने चाहिए, और आप उसमें पूरे नंबर नहीं ला पा रहे तो इसमें लाना मुश्किल है। एक्सेप्शन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है, जनरली उनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री खराब होती है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बायोलॉजी अच्छी है, जिन्होंने बायोलॉजी स्ट्रीम लिया था इसी वजह से क्योंकि उनकी बायोलॉजी अच्छी है। इस पे टारगेट करना, छोड़ना मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर पेपर अब की बार टफ आएगा, पैटर्न चेंज हो गया है, तो मेरी बात एक मानोगे, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो 700 के आसपास नंबर लाना चाहते हैं, जो 700 के आसपास नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए एक सलाह है कि जेई मेन का एग्जाम जो हो रहा है, ध्यान से समझ लो, 2022 से लेके 2024 तक के सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर लो। याद रखना जो रिड्यूस हो गए छोड़ दो। तुम सोच रहे हो कि 2024 का पेपर तो हुआ नहीं, अभी जनवरी में होगा, जनवरी के एक एक पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। अभी नहीं कर पाओगे, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब कर लेना, या जो 12th में होंगे वो तो पढ़ चुके होंगे पहले से, तो उनके लिए बता रहा हूं वो कर लेना। 2022 में जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हो रहा है उसकी बात, पहले पुराने पेपर में मत जाओ। ये मैं बहुत कम बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे 700 या 700 से ऊपर लाना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो बच्चे 650 लेना चाहते हैं चिल रहे हैं, नोट्स पढ़ें, डीपीपी करें, पीवाईक्यू करें, मस्त रहो, जरूरत पड़े तो एनसीईआरटी पढ़ लो बस। जेई मेन के पेपर सवाल उन्हीं को करने हैं जो 700 प्लस लाना चाहते हैं, 700, 710, 715, 720, क्योंकि बेटा उनका आईक्यू लेवल सेव है, बस उनकी प्रैक्टिस कम है ना, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये चीज मैं बहुत कम बच्चों को बताता हूं, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं, क्या पता इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस बैच में बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मैंने देख लिया बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस उनको गाइडेंस की जरूरत है, सही गाइडेंस दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है भैया, चलो फिर बात करते रहेंगे। चलो भाई आगे बढ़े। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है भैया। तुमने कहा फेज ट्रांजिशन कैसे होगा, एंट्रोपी चेंज ठीक है। पहला, अगर मैं बोलूं कि जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्यूजन, सब्लिमेशन, क्या इसमें स्टेट चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते हैं? बिल्कुल चेंज होते हैं। अगर मैं बात करूं फ्यूजन की तो ध्यान समझना, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तुमने कहा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, इसे बोलेंगे डेल्टा एस फुस, फुस मतलब फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, फ्यूजन होता क्या है, फ्यूजन कहते किसे हैं? जब सॉलिड किस में चेंज हो रहा होता है, लिक्विड में चेंज हो रहा होता है।
किसमें? लिक्विड में। डिफिनीशन कैसे बनाते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? व्हेन 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस, 1 मोल सॉलिड substance change into liquid at melting point, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कब डिसाइड करते हैं? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डिसाइड होता है जब 1 मोल सॉलिड चेंज होता है किसमें? किसमें मेरे भाई? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। किसमें? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। तुमने कहा सर बनाओगे कैसे? सुनना जरा। सॉलिड किसमें जाएगा? लिक्विड में जाएगा, और इस टेम्परेचर को क्या कहोगे? मेल्टिंग पॉइंट कहोगे। ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या यहां पे इक्विलिब्रियम जनरेट होगी कि नहीं होगी? सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम जनरेट होगी? तुमने कहा बिल्कुल जनरेट होगी। यानी कि डेल्टा जी बराबर जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से समझना, एक बार समझा दे रहा हूं फिर मिटा दूंगा इसको, ठीक? तो डेल्टा जी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। याद रखना, ये प्रूव होके आता है, ये प्रूव होके आता। मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे प्रूव हो रहा है, आगे भी चल के आप इस चीज को सीखोगे, लेकिन अभी मैं मिटा दे रहा हूं। अभी डायरेक्ट बताता हूं, जैसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है कि डेल्टा एस फ्यूजन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना डेल्टा एच अपॉन टी ही होगा। चलो लिख दिया तो रहने दो, मिटाओगे नहीं गुस्साने लगते हैं कई बच्चे। यानी कि डेल्टा एस जो फ्यूजन होगा, डेल्टा एस फ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन जो है फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी है अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। और ये टेम्परेचर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि तुम्हें कोई भी पूछे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ बॉइलिंग, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार डेल्टा एच अपॉन टी करना है। क्या करना? डेल्टा एच अपॉन टी करना है। ठीक है भैया, चलो। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कब होता है? जब भैया बाबू, ओ बाबू भैया, डेल्टा एस वेपराइजेशन कब होता है? व्हेन 1 मोल लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। व्हेन 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस change into vapor at boiling point temperature। कौन से टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी कि अगर तुम समझोगे मेरे भाइयों, तो यहां पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। किसमें? वेपर में मेरे भाई। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि तुमने कहा कि सर जो डेल्टा एस वेपराइजेशन होगा, जैसे यहां पे डेल्टा एच फ्यूजन आया था, डेल्टा एच अपॉन फ्यूजन अपॉन टी, वैसे ही यहां पे डेल्टा एस वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टी। और ये जो टेम्परेचर होगा ये क्या कहलाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ध्यान से देख लो, क्योंकि डेल्टा जी इसमें भी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में होता है। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। तुमने कहा बड़ा सिंपल है। तीसरा और सिंपल है। तीसरा देखो, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। यार स्टेट तुम्हें पता है ना सब्लिमेशन किसे कहते हैं? पता है कि नहीं पता है? अरे डेल्टा एच सब्लिमेशन किसे बोलोगे?
डेल्टा एस सब्लिमेशन किसे बोलोगे मेरे भाई? डेल्टा एस सब्लिमेशन किसे बोलोगे? व्हेन वन मोल सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, व्हेन, लिख देता हूं, व्हेन 1 mole solid substance directly change into vapor at fixed temperature। क्योंकि इस टेम्परेचर का कोई नाम होता, इस टेम्परेचर का कोई नाम नहीं होता। सुनो, सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन है, लिक्विड से गैस में या वेपर में जाना वेपराइजेशन है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है भैया, यानी कि यहां पे जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज होगा? वेपर में चेंज होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर फिक्स होता नहीं भाई, सबके लिए बदलता रहता है। तो यानी कि डेल्टा एस जो सब्लिमेशन होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। ये जो टी है ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि बेटा फ्यूजन में तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे ही फ्यूजन होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइजेशन होता है, लेकिन सब्लिमेशन का कोई सब पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, फ्यूजन मेल्टिंग एक ही बात, फ्यूजन या मेल्टिंग एक ही बात है। मेल्ट हो रहा, फ्यूज हो रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हो? गल रहा, जिसको बोलते हैं गलन, गल रहा है, गल जा रहा है। जैसे बर्फ ले लो, गल जाता है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? बेटा बर्फ को रख दो ऐसे बाहर, देखो अपने आप गल जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। इवेपोरेशन तो बेटा हर टेम्परेचर पे होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वेपराइजेशन वो तो 100 डिग्री के बाद होगा ना, 100 डिग्री के बाद होगा। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस है। इवेपोरेशन क्या होता है? हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है, लेकिन वेपराइजेशन क्या होता है? बताया था सॉल्यूशन में, 100 डिग्री टेम्परेचर जब पानी को बॉईल करते हैं तब वेपराइजेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गई है? तो चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए नीट 2021 में आया था, सवाल करके दिखाइए, करिए भाई फटाक से। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, और एक थ्योरी और पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान से देख लो, आपको पता है कि यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। किससे? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना। ठीक है भैया, यानी कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स है, या टोटल बोलते हैं इसे, यूनिवर्स भी बोलते हैं टोटल भी बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना। ये डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होता। तुमने कहा जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब यहां पे हमने 3 प्रेडिक्शन बताया। क्या प्रेडिक्शन बताया? ध्यान समझना कि अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? लेस देन की जगह बराबर 0 कर दो। टोटल बराबर 0 होगा तो क्या होगा? तीसरी बात, डेल्टा एस टोटल
लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था, लेकिन आप सीख लो डायरेक्ट कि क्या होगा। बेटा डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कमेंट करोगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन होगी? जो रिवर्सिबल होगी। क्या होगी? जो रिवर्सिबल होगी। नहीं, एक मिनट, स्पॉन्टेनियस कौन होगी? जो इररिवर्सिबल होगी। इररिवर्सिबल होगी। ठीक है भैया, अभी समझाते हैं। अगर डेल्टा एस बराबर 0 है तो इक्विलिब्रियम में होगा। एट इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम कहां होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जैसे नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, और नेचुरल प्रोसेस बेटा इरिवर्सिबल होता है। एक बार हो गया तो दोबारा वापस नहीं जाएगा। यानी कि जो कहानी चल रही थी, ये तो बस तुम्हें एंट्रोपी के पर्पस से याद रखना है, इसे हमेशा नहीं याद रखना। मैंने बोला ना कि दो तरीके से स्पॉन्टेनिटी बताते हैं, एक तो एंथैल्पी का, दूसरा हम एंट्रोपी का बताते हैं जब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात आप याद रख लेना। डेल्टा एस टोटल जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, यानी कि रिएक्शन कैसी होती है? इररिवर्सिबल। और जब डेल्टा एस टोटल बराबर 0 होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 हो जाएगा तो कैसी रिएक्शन होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। चले भाई आगे बढ़े, याद रख लेना ये बात। डेल्टा जी फाइनल याद रखना है, लेकिन डेल्टा एस टोटल का भी तो याद रख लो। ठीक है भैया, चलो। याद रखना, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि इरिवर्सिबल से क्या समझ में आ रहा है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा एस टोटल जो होगा, डेल्टा एस टोटल होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा टी बराबर 0 होगा तो डेल्टा यू बराबर भी 0 होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर 0 होगा, लेकिन डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नीट 2021 में पूछा गया था। देख लीजिए, बहुत प्यार से मोहब्बत से समझा रहा हूं, आराम से देख लीजिए। क्या ये बात समझ में आई क्या भाई? एंट्रोपी कैसे बताओगे? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम से। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है सर। दूसरी रिएक्शन, जब एसोसिएशन होता है तो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। एसोसिएशन यानी कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना ले रहे हैं। जब डिसोसिएशन होता है तो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है, घटते हैं तो घटता है। चलो ठीक है, इस रिएक्शन की बात की जाए, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच बोल रहे हैं, डेल्टा एच होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा मेरे भाई? एसोसिएशन हो रहा, कंबाइन हो रहे हैं। याद करो, मैंने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, नहीं बताया था तो अभी थर्मोकेमिस्ट्री में भी बताऊंगा, परेशान मत हो, कि ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो बेटा जो एसोसिएट हो रहे हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे, जिनको आप तोड़ रहे हो उसे आप हीट दोगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना भैया? ठीक है, अब देखो 2 मोल से 1 मोल हो रहा है, मोल घट रहा है। तुमने कहा सर डेल्टा एनजी से कर दो, हमने कहा कर दो। तो डेल्टा एनजी से करोगे अगर, तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? 1 - 2 बराबर -1।
तो डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 हो गया तो डेल्टा एस भी तो लेस देन 0 होगा, यानी कि डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या सही बोल रहा हूं मैं। मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी घटेगा, एसोसिएशन हो रहा है तो एंट्रोपी एंथैल्पी क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा। 2019 में पूछा था, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, डेल्टा एस लेस देन 0। किस केस में डेल्टा एस लेस देन 0 है? तुमने कहा अच्छा ओके। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है? H2O लिक्विड से किस में जाता है? H2O गैस में। ठीक है भैया। एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन कर रहे हो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, देखो कोई भी मान ले रहा हूं, ए से कहां ले जा रहे हैं, गैस में ले जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं बात करूं पहले वाले में तो पहले वाले का आंसर ध्यान से देखना, 2 से 1 मोल हो रहा है, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, इसका डेल्टा एस भी लेस देन 0 होगा। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा क्योंकि बेटा गैस की रैंडमनेस ज्यादा होती है। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इस केस में क्या करें, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल रैंडम हो गए, यानी कि रैंडमनेस बढ़ गई, तो इसमें भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है बात। सॉलिड से गैस जाना, सॉलिड से गैस जाना सब्लिमेशन है, तो गैस में जाने पे भी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका भी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका डेल्टा एस लेस देन 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपके हिसाब से ए होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, तुम समझना ही नहीं चाहते क्योंकि जो कल हमने पढ़ाया था वो तो तुमने मजाक में कर दिया ना यार, तुमने सोचा ही नहीं एक बार। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए मेरे भाई, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए कि यार अगर पढ़ना है तो तुम्हें पिछली चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर तुम पिछली चीजें याद नहीं रखते हो तो तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि रिवीजन 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 सबसे मस्ट है। रिवीजन, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना तो रिवीजन मस्ट है। आप क्लास करने आ रहे हो तो आपको रिवीजन करके आना चाहिए, लेकिन नहीं, रिवीजन तो हम करेंगे ही नहीं सर, हमने कसम खाई है, रिवीजन करेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे भाई पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं कल के लेक्चर में, लेकिन नहीं, कुछ भी कर ले बे तू ठीक है पता नहीं क्यों मैं दिमाग करना खराब कर रहा हूं। ठीक है चलिए भाई करिए, करो, परेशान मत हो, तुम्हारे भले के बारे में सोचते हैं इसलिए गुस्सा होते हैं। हमारे टीचर तो मतलब ही नहीं रखते थे, हमने भी कोटा में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, वहां पे टीचर मतलब ही नहीं रखते, वहां बोलते हैं पढ़ना होगा पढ़ेगा नहीं तो आएगा, क्योंकि तो यूट्यूब नहीं था ना बेटा, तो आते थे वह तो ऐसे ही आके दीवार पे चिपक के पढ़ा के चले जाते थे, और अपने को लगता था वाह सर क्या क्या बात है। हम लोग को मिले नहीं इतने एनर्जेटिक टीचर, इतने अच्छे से ज्ञान देने वाले, समझाने वाले, वो तो खुल के बात भी नहीं करते थे। मतलब मन के अंदर देखो जवानी, जवानी एकदम चढ़ान पे हो और अपने से कोई उस पे बात ना करे तो अपने को लगता कि हम गलत है, हमारे अंदर कुछ मतलब सिस्टम गलत है, हम पाप कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। नहीं रे भाई, सब करते हैं, बस कोई खुल के बात नहीं करता तो हम जानते नहीं है। जो फीलिंग तुम्हारे अंदर है वही फीलिंग मेरे अंदर हो रही है, मतलब हो रही थी उस टाइम पे, वही फीलिंग जिसे तुम मानते हो, जिसे आइडियल मानते हो, उसके अंदर भी हुई होगी। वही सेम फीलिंग मोदी जी के अंदर हुई थी, वही सेम फीलिंग योगी जी के अंदर हुई थी, वही सेम फीलिंग तुम्हारे बड़े एक्टर्स को ले लो उनके अंदर हुई थी। अब डिपेंड करता है कि तुमने कंट्रोल किया कि नहीं किया, तुमने उसको सही डायरेक्शन दी कि नहीं दी,
उस फीलिंग को तुम्हें सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस फीलिंग को सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो बेटा वो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, और जब जिसका डायरेक्शन ही नहीं फिक्स होगा तो कुछ भी करेगा। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शन देना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फीलिंग को आप बताना, किसी से जताना जरूरी थोड़ी है यार। आइसोथर्मल है और फ्रॉम P1 टू P2 है, तो तुमको पता है डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, NR ln P के फॉर्म में क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2। और हमारे में हमेशा P1 जो होता है वो इनिशियल होता है, P2 जो होता है वो फाइनल होता है, याद रखना। NR ln, ठीक है भाई। आराम से कह रहा है इफ द एंथैल्पी चेंज, चलो तुम करो। क्या ईयर मन लाओगे उसमें, कर लोगे तुम, चलो भाई करो। ट्रांजिशन बोलना तुमने, कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ट्रांजिशन हो डेल्टा एच अपॉन टी ही करना है, पकड़ लिए हो तुम, डेल्टा एच अपॉन टी ही करना है सर, हम कर लेंगे, कोई भी सवाल होगा तो डेल्टा एच अपॉन टी करना है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाओगे बहुआ। ए भैया, ए बाबू इधर देखो, बदमाशी मत करो यार, पढ़ लो बाबू, बस पढ़ लो। तुम लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत एनर्जी, लेकिन पढ़ ही नहीं रहे हो ना यार, क्या बताऊं। अभी एक बच्चा मिला था मेरे से, फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है, फ्यूचर की टेंशन ही नहीं ना मेरे भाई। 30,000 किलो जूल है, क्या है 30,000 किलो जूल है। अगर 30,000 किलो जूल है और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कैसा है, डस्टलेस है, फिर भी क्यों आ रहा डस्ट इस पर। टेम्परेचर 27 है, यानी कि टेम्परेचर जो होगा 27 में 273 जोड़ दोगे भैया तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहां पे 300 लिख दो बेटा, 300 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। 100 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आपका आंसर आया था, क्या आपने कर लिया था? अगर आपका आंसर आ गया था, आपने कर लिया था, तो आप बहुत अच्छे चल रहे हो, सोचो मत, सवाल मिले खट से कर लिया करो। कई बच्चे पूछते हैं हमसे सर कि हम वीडियोस देखें क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, ना रे बाबा मत देख, खुद से प्रैक्टिस कर। कहां से करें सर प्रैक्टिस, सब लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो, नीट का पीवाईक्यू ले लो, चैप्टर वाइज कर डालो, हो जाए तो जेई मेन का पीवाईक्यू ले लो चैप्टर वाइज, उसको भी कर डालो, और हो जाए तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर डालो, और हो जाए तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ डालो, और हो जाए तो समझ लेना 720 आने वाला है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है रे भाई। लेकिन नहीं, आप करोगे ही नहीं, आपको करना ही नहीं है ना, आप क्यों करोगे, आपको थोड़ी करना है। आंसर आ जाएगा 100। चलो इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, ये कर लो, ये कर लो भैया। PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है तो PCl3 और Cl2 बन रहा है, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है तो PCl3 और Cl2 बन रहा है। चलो भैया बताओ भैया, चलो कर लिया बेटा। डिसोसिएशन है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा,
लेकिन बेटा अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूं तो इसका डेल्टा एन जी जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 मोल है, 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा और 1 पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ किसके बारे में बताता है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रहा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ ये थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनिटी को बताता है, बस इतना याद रखना। और यूनिवर्स की एंट्रोपी बताता। किसकी बताता है? यूनिवर्स की एंट्रोपी बताता। यूनिवर्स की एंट्रोपी बताता है। किसकी बताता है? यूनिवर्स की एंट्रोपी बताता। ठीक है भैया, तो क्या बताता है चलिए सीख लेते हैं। इट स्टेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता। किसका? फ्लो ऑफ हीट का। हीट के फ्लो का डायरेक्शन बताता। क्या बताता है? हीट के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। किधर जाएगा हीट? हीट किधर जाएगा? हीट फ्लो होगा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। किधर जाएगा? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। सही बात है भैया, अभी प्रूव कर रहा हूं। ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो मैंने बताया उसी बात को बता रहा। ठीक है भैया, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस। याद रखना, डेल्टा एस जो टोटल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना, और ये स्टेटमेंट याद रखना, डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि ढेर सारे नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं। जीना, मरना, पेड़ पौधों का उगना, पेड़ पौधों का सूखना, पानी का गिरना झरने से, पहाड़ों का टूटना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सभी होते रहते हैं। इसलिए जो डेल्टा टोटल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बस ये बात याद रखना। इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है भैया, अब आओ समझ लो, इसको प्रूव कर देते हैं। आओ प्रूव कर देते हैं। ध्यान रखना, ध्यान समझना। अगर मैं तुमसे 2 प्रोसेस लेता हूं और मैं तुमसे बोलता हूं, ध्यान समझना बेटा, 2 प्रोसेस है मेरे पास। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक जो है वो रिवर्सिबल है, एक जो है इरिवर्सिबल है, तो फर्क क्या होगा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्क क्या है? रिवर्सिबल में क्या होता है कि आसपास के टेम्परेचर बराबर होते हैं। ध्यान समझना, ये मैं रिवर्सिबल ले रहा हूं, ये प्रूव कर रहा हूं, ठीक, और ये इरिवर्सिबल ले रहा हूं। ठीक है भैया, ध्यान से समझना बेटा। अगर रिवर्सिबल है, यहां पे मैं बोल देता हूं क्यू, हीट यहां से यहां जा रही है, तो बेटा ध्यान समझना, हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो ये क्यू है। ठीक है भैया, तो डेल्टा एस सिस्टम जो हो जाएगा, यहां भी टेम्परेचर टी होगा, यहां भी टेम्परेचर टी होगा। क्यों? क्यों टी होगा? क्योंकि बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या होंगे? हर टाइम पे बराबर होगा, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम होगा। तो डेल्टा सिस्टम क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? अगर इसने हीट लिया है, उसने हीट दिया है, यहां प्लस क्यू होगा, अगर तो यहां पे माइनस क्यू होगा। नहीं समझे? अगर मैं सिस्टम के अंदर हूं, तो मैं अगर हीट बाहर निकाल रहा हूं
तो मेरे लिए माइनस साइन है। लेकिन जो बाहर वाला है, सोचो अगर मैं उसकी तरफ आ जाऊं तो मैं हीट ले रहा हूं, तो यार उसके लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो अगर इसके लिए प्लस क्यू है तो इसके लिए माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि जो डेल्टा एस टोटल निकालोगे, क्या निकालोगे, डेल्टा एस टोटल निकालोगे, इन दोनों का सम करोगे तो बेटा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा सिस्टम क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी बराबर 0। यानी कि जो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मैं मान ले रहा हूं ये T1 है, ये T2 है और T1 ग्रेटर देन मैं T2 मान ले रहा हूं, T1 ग्रेटर देन T2 मान ले रहा हूं। यहां पे मैंने गलत लिख दिया था हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलता है। अबे गरम रॉड एक तरफ से करोगे तो देखो जिस तरफ गरम नहीं रहता उधर जाता है, हाई से लो की तरफ चलता है। थ्योरी है, बस ध्यान से देख लो, इसमें कुछ टफ नहीं है। इसका ज्यादा यानी हीट यहां से यहां फ्लो होगा। अगर मैं हीट यहां से यहां फ्लो हो रहा है क्यू अमाउंट, तो इसके लिए माइनस क्यू होगा, तो इसके लिए प्लस क्यू होगा। यानी कि डेल्टा एस सिस्टम जो हो जाएगा वो माइनस क्यू बाई T1 हो जाएगा, और डेल्टा एस जो सराउंडिंग हो जाएगा वो प्लस क्यू बाई T2 हो जाएगा। ठीक है भैया, और जब डेल्टा एस यूनिवर्स निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2। अगर मैं यहां से Q कॉमन ले लूं तो -1 बाई T1 तो हो जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, यानी कि क्या हो जाएगा, Q इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। T1 बड़ा है T2 से, तो T1 में से T2 घटाओगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, यानी कि यहां से डेल्टा एस क्या निकल के आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा रिवर्सल में, बराबर 0, क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहां पे जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। तुमने कहा अब सही बात है सर, इक्विलिब्रियम में भी तो यही होता था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वही तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए रिवर्सिबल बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब देखो मामला एकदम सेट हो गया अब मामला एकदम परफेक्ट और सेट है। अब मामला एकदम सेट है, मजा आएगा कि जो रिवर्सिबल है वो 0 होगा उसका डेल्टा एस। ठीक है भैया, जो इरिवर्सिबल है उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमने प्रूव कर दिया थ्योरी से। क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टफ चीज जो लोग नहीं बताते हैं, एडियाबैटिक के लिए। ठीक है भैया, एडियाबैटिक का अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा ये कहीं तुमको दिखेगा नहीं जल्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाओ उतना कम। तुमने कहा सर रिवर्सिबल है, हमने कहा हाँ रिवर्सिबल तो है। तुमने कहा सर रिवर्सिबल है बेटा, यहां से हीट तो निकलेगी नहीं, क्यू बराबर 0 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही होगा। तुमने कहा सर डेल्टा एस सिस्टम अगर मैं लिखना चाहूं तो क्यू बाई टी बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना चाहूं, जब हीट बाहर गया ही नहीं तो वो भी क्यू बराबर टी होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू बराबर क्या है, 0 है। ठीक है भैया, तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब सारे एंट्रोपी 0 हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसो एंट्रोपी, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। याद रखना इसको, जे एडवांस ने पूछा था। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों सिस्टम, सराउंडिंग और टोटल तीनों एंट्रोपी 0 होती है।
तीनों एंट्रोपी जीरो होती है। लेकिन इसमें कुछ मामला अलग ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पे टेम्परेचर T1 होगा, यहां पे T2 होगा। क्यू सिस्टम जीरो होगा लेकिन क्यू सराउंडिंग जीरो नहीं होगा। इस बात को ध्यान में समझ लो भैया, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो बराबर जीरो होगा। डेल्टा एस सिस्टम जीरो होगा लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं निकाल सकते आप। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। तो बेटा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब अपने को पता है डेल्टा एस सराउंडिंग तो डेल्टा सिस्टम तो जीरो है, यानी कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अच्छे लोग नहीं कर पाते इसको, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते इसको। क्या है? ध्यान से समझो। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो बेटा बाहर का हीट अलग होगा, अंदर का हीट अलग होगा, क्योंकि रिवर्सिबल में ऐसा होता है ना कि जितना हीट ये निकालेगा उतना हीट जाएगा। अब यहां भी जीरो था, ये एडियाबैटिक है, इसका क्यू जीरो होगा, इसका क्यू जीरो होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। सिस्टम की हीट जीरो होगी तो डेल्टा एस बराबर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्यू सिस्टम अपॉन टी चाहिए और ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यू सराउंडिंग हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सराउंडिंग के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने कहा ऐसा है, एक बात हमको पता है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? उनके लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? बताओ। डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल क्या होता है? जीरो होता है। अरे नहीं यार, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होता है। तुमने कहा यहां पे सर जीरो जीरो आ गया, अगर ये निकाल नहीं पाते, मान लो तुम्हारे दिमाग में ख्याल है कि बाहर वाला अलग होगा, क्या फर्क पड़ता है? ये जीरो तो ये भी जीरो ही होगा ना। समझ गया कि नहीं समझ गया? कान खोल के सुन लो। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अगर अंदर क्यू सिस्टम जीरो है, क्यू सिस्टम जीरो है, क्यू सराउंडिंग भी जीरो होगा। यहां पे टेम्परेचर टी है तो यहां भी टेम्परेचर टी होगा। ये रिवर्सिबल का प्रोसेस है। लेकिन इरिवर्सिबल में बेटा टेम्परेचर अंदर T1 होगा, बाहर T2 होगा, क्योंकि टेम्परेचर बराबर नहीं होते भैया। इरिवर्सिबल है ना यार, झटके झटके से हो रहा होगा। क्या पता इतना था पिस्टन फिर इतना हो गया हो। तो पहले सिस्टम की हीट जीरो तो होगी, लेकिन सिस्टम के बाहर जो सराउंडिंग होगा उसकी हीट जीरो नहीं होगी। तो डेल्टा सिस्टम जीरो तो आ गया है, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालने? तो हमने कहा डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होता है और ये दोनों इन दोनों के बराबर होते हैं। ये तो जीरो है, यानी कि डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी तो यूनिवर्स जीरो होगा। तुमने कहा समझ में आ गया? तुमने कहा ये बात समझ में आ गया। ये बात आप याद रखो। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई पूछे आपसे कि थर्मोडायनेमिक्स आता है तो आप उससे पूछना तुमको आता है, वो कहेगा हम फलाने सर से पढ़े हैं। तो पूछ लेना कि बताओ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता। आपके हॉस्टल्स में, आपकी क्लास में, आपके बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पूछेंगे, पूछ लेना, बता देना कि प्रूव करके बता दो कैसे है। मान लो कोई रट्टा भी मारे हो तो भी पूछ लेना कि बताओ कैसे, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसको जो प्रूव करेगा ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जितनी बात बोली उतनी बात दिमाग बैठा लेना, एकदम शॉर्टकट निचोड़ बताया है। टफेस्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात याद रखना, सबसे टफेस्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स की। समझ में आया कि नहीं आया? रिवर्सिबल में क्या होता है? धीरे 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 धीरे, याद करो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना यार, जैसे अंदर वैसे बाहर। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां था खट से पिस्टन यहां आ गया यार, टेम्परेचर यहां पे अलग रहा होगा, यहां पे अलग है। तुमने कहा सही बात भाई, सही बात। चलो एंट्रोपी खत्म हो गया। एंट्रोपी क्या हो गया? खत्म हो गया। सांस ले लीजिए।
ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे बताते थे पहले, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे बताते, तो हमने कहा सर दो चीजें थी, जब डेल्टा एच लेस देन 0 था और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 था सर। हमने कहा ठीक है भैया, ये पुराना तरीका था। तो स्पॉन्टेनियस कहता है कि ऐसा है, तुम रुको, मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये पुराना तरीका था, न्यू तरीका आया। इसने कहा इसने क्या कहा कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, याद रखना ये डेल्टा जी जो है वो सिस्टम की है, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 होगा और डेल्टा जी सिस्टम बराबर 0 होगा और डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेस देन 0 होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तीसरी बात, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो स्पॉन्टेनिटी कैसे बताओगे, तो तुम उससे बोलना कि स्पॉन्टेनिटी हम 3 तरीके से बताते हैं, पहले डेल्टा एच से, डेल्टा एस से, डेल्टा जी से। लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा एस में कंफ्यूजन ये है कि सारी 100% रिएक्शन 100% रिएक्शन फॉलो नहीं करती हैं, 100% रिएक्शन फॉलो नहीं करती हैं, 100% रिएक्शन फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन इस चीज को 100% रिएक्शन फॉलो करती है। यानी कि ऑलवेज ट्रू कौन है? नीचे वाला। तो उसे बोलना कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जिनका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जिनका डेल्टा एस लेस देन 0 है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। क्या मेरी बात बुद्धि में घुसी? यानी कि सबसे ज्यादा ट्रू, सबसे ज्यादा सही कौन सा है? डेल्टा जी। डेल्टा जी, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? इसे यूजफुल वर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूजफुल वर्क। मान लो तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं। अब तुमने 500 रुपए रखे थे, लेकिन 100 रुपए का मान लो तुमने कोई काम करवा दिया घर में, जैसे तुमने साफ सफाई करवा दी, झाड़ू पोछा लगवा दिया 100 रुपए का, तो वर्क कितने का हुआ? 100 रुपए का। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? -100। -100 क्यों? क्योंकि बेटा ये यूजफुल वर्क के बराबर होता है। यानी कि जितना एनर्जी यूजफुल वर्क में जाएगा, है तो तुम्हारे पास 500 रुपए, लेकिन 500 का यूज थोड़ी कर रहे हो, यूज तो तुमने किया 100 रुपए का ना। नहीं समझे? बताता हूं, ये पहले याद कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि हां ऐसा कुछ होता था, याद नहीं रखना लेकिन, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं करना। गिव्स फ्री एनर्जी क्या? ध्यान समझना। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है भैया, बता दिया कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं स्पॉन्टेनिटी। गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। सही बात है, सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हैं, विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, और गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, ऐसा समझो। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 500। तुमने 100 रुपए की साफ सफाई करवा दी, 100 रुपए मजदूर को देके साफ सफाई करवा दिया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्क कितने का हुआ, वर्क हुआ कितने का, चलो जूल में बात करते हैं। मान लो तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो कितने की है? टोटल एनर्जी आपके पास कितने की है?
500 जूल की। आपने 100 जूल खर्च कर दिया किसमें? साफ सफाई में। किसमें? साफ सफाई में खर्च कर दिया। तो आपके पास एनर्जी तो 500 जूल थी। कहानी सुन लो पहले। एनर्जी तो 500 जूल थी, लेकिन काम कितने का हुआ? 100 का। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा, तुमने खर्च किया है, बाहर गया है, तो -100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -100। मान लो तुमने 200 जूल खर्च कर दिया, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? -200। मान लो तुम्हारे पास 1,00,000 करोड़ एनर्जी थी, लेकिन खर्च तुमने 500 किया, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? -500। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि डेल्टा जी बराबर होता है -W ऑफ यूजफुल वर्क, या यूजफुल वर्क बराबर क्या होता है? -डेल्टा जी। लोग इसको प्रूव भी करते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? चलो भैया आगे बढ़े। तो यानी कि तुम्हें एक बात समझ में आ गई, यूजफुल वर्क। तो वर्क ऑफ यूजफुल जो होगा, इसको प्रूफ कर सकता हूं मैं। प्रूफ समझ में नहीं आएगा कुछ, -डेल्टा जी। W यूजफुल बराबर क्या हो जाएगा? -डेल्टा जी। इसे ही बोलते हैं वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। नॉन एक्सपेंशन वर्क भी बोलते हैं, जिसे हम लिखते हैं -डेल्टा जी। दो टर्म बता दे रहा हूं। क्या बोला है? गिव्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क करने के लिए ये कैपेसिटी है, नापने के लिए। यूजफुल वर्क करने की कैपेसिटी है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? समझ में आ गया भैया? ठीक है भैया, अब अच्छी बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया। यूज कैसे करते हैं, आओ ध्यान से समझ लो। जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो बराबर होती है यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क। तुमने कहा नॉन यूजफुल वर्क मतलब क्या है? नॉन यूजफुल वर्क का मतलब हो गया जैसे टीएस। टीएस मतलब समझते हो? जैसे किसका वर्क? एंथैल्पी का वर्क। किसका? एंथैल्पी का वर्क। ठीक है। नॉन फुल यूज वर्क को बोलते हैं रैंडमनेस एनर्जी। तो जो H बराबर होता है वो G प्लस टीएस होता है। इसे हम लोग रैंडमनेस वर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडमनेस वर्क भी बोलते हैं। बस तुम देखते जाओ क्या लिख रहा हूं मैं, याद बात कुछ नहीं करना है। यानी कि मुझे G चाहिए अगर, तो H माइनस टीएस हो जाएगा। तो चेंज ही तो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे स्टेट फंक्शन हैं, और स्टेट फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं आप लोगों को पता है। किससे लिखे जाते हैं? चेंज में लिखे जाते हैं, और इसे कहते हैं गिब्स हेमोल्ट इक्वेशन। इसे कहते हैं गिब्स हेमहोल्ट इक्वेशन। ये याद नहीं रखना, ये याद रखना। और एक चीज और याद रख लेना, ये जो डेल्टा जी है ना, सारे सिस्टम है। ये डेल्टा जी सिस्टम है, ये डेल्टा एस सिस्टम है, टी डेल्टा एस सिस्टम है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डेल्टा जी जो सिस्टम होता है वो माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स होता है। टोटल लिख दूं? टोटल या यूनिवर्स, याद रखना। अब तुम्हें समझ में आया कि हाँ सही बोल रहे हो। डेल्टा जी सिस्टम जब ग्रेटर देन जीरो है तब डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो है। जब डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन है तब डेल्टा जी सिस्टम लेस देन है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं, मिटा देता हूं। डू नॉट लर्न, अंग्रेजी में लिख देते हैं, मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त भी हैं। डू नॉट लर्न, या हो सकता है मेरे कुछ दोस्त हिंदी ना जानते हो। डू नॉट लर्न, याद मत करो। याद क्या करना है? इसे याद करना।
तुम अगर मुझसे मोटा मोटा पूछो कि सर गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहता है, हमने कहा ऐसा है, गिब्स फ्री एनर्जी बताता है स्पॉन्टेनिटी को। तुमने कहा स्पॉन्टेनिटी तो एंट्रोपी भी बताता था, एंट्रोपी, एंट्रोपी रसियन लैंग्वेज, एंट्रोपी, एंट्रोपी भी बताता था, एंथैल्पी भी बताते थे। एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या था मेरे भाई? 100% रिएक्शन को नहीं एक्सप्लेन करते थे, 100% रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते थे। लेकिन जो ये गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये 100% रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज आ गई, होता रहता मैंने 6000 में कोर्स खरीदा था तो मैंने रशियन लैंग्वेज सीखी, बाकी समझदार तो समझ ही गए होंगे। तो बेटा आपको आज के बाद से स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा कि डेल्टा जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी बराबर 0 है तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी ग्रेटर देन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले भी तो यही सीखा था ना। ये तो बस है थ्योरी, ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्या है गिब्स फ्री एनर्जी? ये नॉन यूजफुल, ये यूजफुल वर्क को बताता है। जैसे मेरे पास 1000 एनर्जी है लेकिन मैंने वर्क किया 100 का, यूजफुल वर्क कितना हुआ? 100 ना, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? -100 हो जाएगा। यानी कि ये 100 है तो -100, वो -100 है तो ये 100। समझ गए? इसी को नॉन एक्सपेंशन वर्क भी बोला जाता। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है? ये सोचो, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों से बताते थे, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों से बताते थे। डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से बताएंगे। तुमने कहा आप समझ में आया? डेल्टा एच भी बताता था, डेल्टा एस भी बताता था। इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बताया गिब्स ने, गिब्स हेमहोल्ट ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि सुनो, डेल्टा एच और डेल्टा एस फेल भी हो जाएं लेकिन डेल्टा जी फेल नहीं होगा। उसने कहा कि हम ऐसा सेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेटिंग कर रहे हैं। हमने कहा कैसे सेटिंग कर रहे हो? सुनना, अगर डेल्टा एच निगेटिव ले लो और डेल्टा एस क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, माइनस टी इंटू पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ता है? माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा? माइनस पॉजिटिव तो निगेटिव ही है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? निगेटिव माइनस निगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। यानी कि हम कह सकते हैं जब डेल्टा एच लेस देन 0 हो, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो, तो भैया क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे। हाँ, ऑल टेम्परेचर पे होगा। अगर सोचो डेल्टा एच पॉजिटिव रख दूं मैं आराम से और डेल्टा एस को निगेटिव रख दो भैया, तो डेल्टा जी क्या होगा? तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पॉजिटिव माइनस टी ऑफ निगेटिव। अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव तो हो गया है, अब ये जो माइनस माइनस है ना, तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? पॉजिटिव माइनस टी नेगेटिव मतलब -100 रहा होगा, -100 माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, प्लस पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सवाल करना घर जाके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सबको। तुमने कहा क्या गजब की बात बताई सर। अगर मान लो डेल्टा एच लेस देन 0 है और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तब तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी निगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तुमने कहा ये जानते थे। हमने कहा ठीक है। तुमने कहा सर अगर डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एच बराबर निगेटिव, हमने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये हम पहले से भी जानते थे, इक्वेशन ने भी बताया। लेकिन अब ध्यान से समझना, अगर डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एस भी निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर ले लो, निगेटिव माइनस टी निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव से प्लस होके टेम्परेचर हो जाएगा। अब सोचो अब ये दो चीजें हो सकती हैं, डेल्टा जी
दो चीजें हो सकती हैं, डेल्टा जी प्लस भी आ सकता है, डेल्टा जी माइनस भी आ सकता है। डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा? जब लो टेम्परेचर होगा। क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। अरे मान लो टेम्परेचर लो रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लो रखेगी, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर पे। मान लो तुमने टेम्परेचर खूब हाई रख दिया है, टेम्परेचर क्या रख दिया है? खूब हाई रख दिया है। टेम्परेचर खूब हाई रख दो, ये वाली वैल्यू खूब हाई रख दो, तो ये जो माइनस है ये छोटा पड़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। तो बेटा आपका स्टेटमेंट कैसे आएगा कि जब डेल्टा एच लेस देन जीरो है और डेल्टा एस लेस देन जीरो है तो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अरे ये साइन क्या बताता है? स्पॉन्टेनियस को बताता है। ये साइन क्या बताता है? नॉन स्पॉन्टेनियस को बताता है। क्या बताता है? नॉन स्पॉन्टेनियस को बताता। पढ़ने के बाद सवाल करोगे ना फिर मजा आएगा, सवाल नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे भैया? 4, अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव रख लें और डेल्टा एस निगेटिव रख लें, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस टी ऑफ निगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव रख लो, ये भी पॉजिटिव ही रख लो। नहीं हाँ ये भी पॉजिटिव रख लो। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस टी पॉजिटिव। अब यार पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटाना तो दो बातें आएंगी। कितनी बातें? दो बातें। अगर तुमने लो टेम्परेचर रखा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, निगेटिव वाली वैल्यू बढ़ गई, यानी कि डेल्टा जी क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और भैया जब पॉजिटिव आएगा तो उसे बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब निगेटिव आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। पीछे के दो केस, ये चार केस। चार केस कैसे? इसमें दो केस, इसमें दो केस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे, देखो कल हम लोग शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स के सारे सवाल कर लेना। कल हम लोग एंथैल्पी वगैरह सीखेंगे, परेशान मत हो, ये भी 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। यानी कि 9 लेक्चर अलॉट है, लेकिन हम लोग 8 ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? अरे ज्यादा टाइम पास नहीं करना ना यार, कंटेंट टू कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सवाल कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टाइम से सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है ना यार। अगर टाइम से सिलेबस खत्म हो जाए ये तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हर एक चीज पढ़ा रहा हूं, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं। पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? एक सवाल 1996 में आया था, कब आया था? वो डेंसिटीज वाला, वो मत करना, वो सिलेबस में नहीं है। चलो भैया आगे बढ़े। क्या मेरे बाबू लोग आगे बढ़ा जाए? अरे ओ भैया आगे बढ़े क्या? बढ़ जाए? ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लो। डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। पढ़ा है लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है भैया? एट इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है, अभी बताया मैंने। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस RT। अब यहां पे Q नहीं, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम। यानी कि डेल्टा जी नॉट बाई RT
माइनस के साथ, बराबर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम। तुमने कहा ये कैसे लिख दिया, अरे एलन के इक्विलिब्रियम को लॉग बेस ई इक्विलिब्रियम लिख देना कोई पाप थोड़ी है। यहां पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। अब इसी के डेल्टा जी नॉट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस ई, नहीं रे बाबा, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो दूसरी बात, बेटा जो डेल्टा जी बराबर होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, ठीक है ना, ई सेल ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन जो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता, ठीक है। यहां पे जो एन है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था फिर भी बता दे रहा हूं। यहां पे एफ क्या होता है 96500 मोल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपको पता है स्पॉन्टेनियस सेल है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ई सेल क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है मेरे भाई, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पॉन्टेनियस सेल कौन होगा, अरे स्पॉन्टेनियस सेल कौन होगा, जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कौन होगा, जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा और ई सेल लेस देन 0 हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए कृपया करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखें। अब आप सोच रहे होगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स लास्ट में क्यों किया था, वो सीक्वेंस में हो गया था, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, पहले पढ़ा देता मैं, ठीक है ना। चले भैया, आप लोग एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लेना बाबू, ठीक है भैया। पहले पीवाईक्यू सवाल कर लेना, फिर करना, सारे सवाल हो जाएंगे, बस लैंग्वेज पकड़ते जाना, बस लैंग्वेज पकड़ते जाना मेरे भाई, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई टॉपिक आपको लगेगा कि सर ये छूट रहा है, ये पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो, तो बता देना, लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लूंगा, बता देना लेकिन प्लीज, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर में खत्म हो जाए, नहीं तो 9 लेक्चर तो अलॉट ही है, तो 4 लेक्चर खींच देंगे, ठीक है ना। टेंशन वेंशन मत लो यार, तुम देख रहे होगे हर एक लेक्चर में आगे लेके ही चल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2000 सवाल में आया था, कह रहा है कि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस पता है, डेल्टा एच और डेल्टा एस पता है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, बड़ा कंफ्यूजन है यार, कैसे करेंगे इसको। हमने कहा यार एक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कर रहे हो ना तुम, स्पॉन्टेनियस के लिए यार डेल्टा जी लेस देन 0 होना पड़ता है, और डेल्टा जी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि ये वाली वैल्यू लेस देन 0 होनी पड़ेगी। हो गया भैया यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाएगा, उसको उधर ले गया यानी कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेस देन टी हो जाएगा। यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर ग्रेटर देन, अरे भाई टेम्परेचर ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 35.5 गुणे 1000 किलो जूल में, अपॉन डेल्टा एस क्या है 83.6 जूल, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 8 चौक 32 425 आएगा, मुझे लगता क्या आएगा 425 आएगा, 35,500 35,500, ठीक।
भागे 83.6 424.6 यानी कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 425। समझ गए भैया? कितना आसान था। 2 बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। अगर मान लो इसमें टेम्परेचर 425 नहीं होता, अगर मैं ऑप्शन बदल दूं, मैं आपको ऑप्शन दे देता ए में 100 केल्विन, बी में 400 केल्विन, सी में 425 केल्विन, डी में 500 केल्विन। बताओ किस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता, कौन सा ऑप्शन चूज करते? वो वाला ऑप्शन चूज करते जिसमें टेम्परेचर 425 से ज्यादा है, यानी कि 500 वाला। कौन सा? 500 वाला होता। ऐसे भी सवाल एम्स में पूछे गए कई बार। ठीक है भैया, 2010 में पूछा गया। अच्छा सवाल है। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ इतना 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 है, ठीक है भैया। तो डेल्टा एस रिएक्शन की एंट्रोपी निकाल लो। पहले मैं बता देता हूं, सुनो मैं बता देता हूं। समेशन ऑफ बताए थे ना, एसपी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या है? एक्स वाई थ्री कितना है? 50 माइनस, देखो दे नहीं रखा 50, हाफ x2 की कितनी है? 60 प्लस 3/2 इंटू y2 कितनी है? 40। तो 50 माइनस 30 प्लस 60 90 माइनस 40 क्या होगी? माइनस 40 होगी। ठीक है। एंड 50 किलो जूल पर मोल फॉर द रिएक्शन, ओके, टू बी इक्विलिब्रियम एट द टेम्परेचर शुड बी। डेल्टा जी बराबर क्या होना चाहिए मेरे भाई? 0 होना चाहिए। क्यों? इक्विलिब्रियम है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक भैया। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस बराबर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है भैया। डेल्टा एच कितना है? 3000 माइनस 3000, क्योंकि 30,000 होगा, सॉरी 30,000 अपॉन डेल्टा एस कितना है? माइनस 40 बराबर टी। 312 3 36 12 चौक 48 7 चौक 28 7 चौक 28 5 चौक 20, तो कितना आ गया? 750 केल्विन। रिएक्शन की एंट्रोपी कैसे निकालनी है मैंने समझाया था। प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या है? 1 गुणे XY3 की 50 दे रखी थी, जितने मोल होंगे उतने से गुणा करके निकालोगे ना। आगे चल के एंथैल्पी भी ऐसे निकालोगे, आगे चल के ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालोगे। कोई भी निकालनी हो, अगर हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की दे रखी हो ना, तो क्या कर लेना? प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट कर लेना। कान में बैठी, दिमाग में बैठी, भेजे में दिमाग, दिमाग में बात बैठी। ठीक है भैया। ठीक है। कह रहा डेल्टा जी क्या है? 0 है, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर 0 है। तो भैया टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है भैया। डेल्टा एच कितना हुआ? 40.63 गुणे 1000 63 होता है, 63 नहीं, 108 अपॉन 8, यानी कि ये 40,630 हो जाएगा, अपॉन 108.8 हो जाएगा। काटोगे तो मुझे लगता है 400 के आसपास आना चाहिए। कितना? 400, यानी कि 393.4 केल्विन। 400 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो यही आएगा 393.4 केल्विन। कैलकुलेट कर लो। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं। 40,630 भागे 108.8, गलती होगी रे बाबा। अले ले 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 400
नहीं रे बाबा, 400 कैसे, 100 से ज्यादा है तो 400 कैसे आएगा? तो होता तो 400 आता। 373.4। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, कई बार लगता है यही सिली मिस्टेक है। रे बाबा देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने सॉल्व तो कर लिया एकदम खुश गदगद, मैंने सोचा बे साला 400 के आसपास आएगा, सोचा कुछ और हो कुछ और गया। जैसे आप किसी पे अथाह भरोसा करो, किसी पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करो कि ये इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, और वही इंसान वैसा हो जाए तो बड़ा दर्द होता है। वैसे सिली मिस्टेक का दर्द होता है। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता, देखो जज्बात हालात सब बदल गया भाई। मैंने गेस किया, हमने कहा 400 के आसपास आना चाहिए, ऑप्शन लगा दिया। अबे 400 के आसपास ये भी तो था। कैलकुलेट कर लेना भैया, दिक्कत हो जाएगी। कह रहा दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसको उधर ले गया, डेल्टा एस को इधर लाया, पलट दिया। टेम्परेचर ग्रेटर देन होना चाहिए 170,000 अपॉन 170, यानी कि टेम्परेचर ग्रेटर देन होना चाहिए 1000। अब भैया मेरे बाबू मेरे, अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? 1000 तो है नहीं, 1000 तो है ही नहीं ना। रिएक्शन देख के डरा रहा है। अरे रिएक्शनवा देख के डरा रहा है रे बउआ, और तुम डर गए का? अरे डर गए का? वो एक वीडियो नहीं वायरल हुआ था, वो मर खा गए क्या, ऐसे कुछ करके था, मम्मी आ गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, ये वाला। हाँ ठीक ठीक, तो डर गए क्या? नहीं रे बाबा। 1000 से ज्यादा टेम्परेचर कौन है? 1110। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1110। क्या आपका भी यही आंसर था? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, होगा। डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, गलत। डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस इज क्या है? स्पॉन्टेनियस, गलत। डेल्टा जी सिस्टम 0 तो सिस्टम हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, सही है। डेल्टा जी सिस्टम द सिस्टम स्टिल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, गलत है बाबा। इक्विलिब्रियम आ गया ना, कहां घूमेगा। चलो चलो आगे बढ़ो भाई। इक्विलिब्रियम है यानी कि डेल्टा जी बराबर 0, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर 0, तो टेम्परेचर बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच दे रखा है 3000 किलो जूल है ना रे बाबा, 105 जूल में काट दो। देखो काटोगे 100 होता तो 300 आता, तो 300 से कम आएगा। 300 से कम कितना? दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी और ये भी। 105 काट रहे हैं तो 3 5 3 15, 285 ही आएगा। 285.7 आएगा। 285.7 आएगा। पता नहीं, घबराहट होने लगी है मुझे घबराहट होने लगी है रे बाबा, क्योंकि एक बार गलत हो जाए ना तो दिक्कत होता नहीं। 285.7 सही है, 285.7। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा वो मैं तुमको बता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भैया। दूसरी, डेल्टा जी जो होता है वो नॉन यूजफुल वर्क होता है, सॉरी यूजफुल वर्क होता है,
क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है माइनस डेल्टा जी। दूसरी बात, जो डेल्टा जी बराबर होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है भैया। और डेल्टा जी डिसाइड करता है कि कौन स्पॉन्टेनियस होगा, निगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है। निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, जीरो इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है भैया। बेटा बहुत आराम से मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं एकदम आराम आराम से धीरे धीरे से देख देख के सोच सोच के समझ समझ के करना। आपका होमवर्क क्या है ये देख लो बेटा। होमवर्क है आपका डीपीपी कर लेना, डीपीपी नंबर 5 मतलब जो अपलोड होगा, 4 5 दोनों कर लेना। अगर 4 नहीं किया होगा, 4 में 1-2 क्वेश्चन नहीं थे, मैंने बोला था। दूसरा आपका होमवर्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो भाई, ठीक है भैया। और होमवर्क क्या है, नोट्स रिवाइज कर लो, रिवाइज्ड लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक के सारे नोट्स रिवाइज कर लो लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक के सारे नोट्स रिवाइज कर लो। अगर सारे नोट्स रिवाइज कर लोगे मेरे भाई तो समझ लेना कि तुम्हारा एकदम मामला सेट होने वाला, बहुत अच्छा चलने वाला। तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, 5 लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया। एक एक टॉपिक, एक एक चीज, एक एक थ्योरी पढ़ाई है जो आपके सिलेबस में है, जो एनएमसी ने दिया है या जो एनसीईआरटी में है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें आप तैयार कर लो। हाँ, लेक्चर 6 लेक्चर 7 में हम लोग सीखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। तो 2 लेक्चर खींचूंगा और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी कि सारे एक तरीके से क्वेश्चंस आए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो भी टॉपिक पढ़ानी है जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐड हुआ आपकी बार, तो वो भी आधे घंटे का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो वो भी इसमें हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरी बात आप मान लो, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, नहीं तो मैं शॉर्ट नोट्स तो बना ही दूंगा। शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाइए, नहीं तो मैं शॉर्ट नोट्स बना ही दूंगा या दे दूंगा आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यार से इसको मैंने पढ़ाया है, समझाया है। आपको लगे कि कोई चीज आपसे छूट रही है या समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये मत भर भर के बोलने लगना कि सर ये समझ में नहीं आया। समझ में आया या नहीं आया उससे नहीं मतलब है, मैं पूछ रहा हूं कि कौन से टॉपिक को आप चाहते हो कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। बता देना, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस कर लेना, नोट्स रिवाइज कर लो, एक एक चीज को दिमाग में आप समराइज कर लो, ठीक है ना। इसके आगे का पार्ट कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर कम ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी 1.5 घंटे भी पढ़ लो, वो जरूरी थोड़ी ना कि रोज 2-2 घंटे पढ़ना, ठीक है भैया ठीक है बाबू, चलो फिर, थैंक यू, शुक्रिया, हाँ पढ़ाई करते रहो, ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।